जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका सुपर फास्ट क्लासेस सिद्धार्थनगर। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए जो महत्वपूर्ण सीरीज हम लोगों का चल रहा है उसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। शाकुंभरी देवी का जो मेला है जो अगर पूछा जाए कहाँ लगता है भाई, तो सहारनपुर के अंदर। कहाँ लगता है भाई? तो शाकुंभरी देवी का मेला अगर पूछा जाए तो क्या बताइएगा? शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में। देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो बलरामपुर बता दीजिए। क्या बताना है? बलरामपुर बता देना है। शीतला देवी का मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ है, तो कौशाम्बी में है। शीतला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कौशाम्बी, इसका उत्तर बता के चलना है। शीतला देवी अगर पूछा जाए क्या बताइएगा? तो कौशाम्बी बता के चलना है। चलिए, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर अगर पूछा जाए तो मिर्जापुर बताइएगा। विंध्यवासिनी देवी का अगर मंदिर पूछा जाए क्या बताना है? तो मिर्जापुर बता दीजिएगा। चलिए, तो बेल्हा देवी का मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ, तो बेल्हा देवी का मंदिर जो है ये प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ? प्रतापगढ़ के अंदर बेल्हा देवी का मंदिर जो है प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और भी अगर जो है हम लोग बात करें तो पार्वती अर्गा मंदिर अगर पूछा जाए तो गोंडा बताइएगा। पार्वती अर्गा अगर पूछा तो क्या बताना है? गोंडा बता देना है। इसका उत्तर गोंडा हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो ललिता देवी का मंदिर जो है सीतापुर के अंदर है। कहाँ है? सीतापुर के अंदर है। भारत माता मंदिर कहाँ है भाई? तो वाराणसी के अंदर। भारत माता मंदिर पूछा जाए तो वाराणसी बताइएगा। दशावतार मंदिर कहाँ? तो ललितपुर बता दीजिएगा। दशावतार मंदिर जो है ललितपुर। कहाँ? तो देवगढ़ का जो है जो है देवगढ़ में, याद रखिएगा। देवगढ़ का जो है ये दशावतार मंदिर ललितपुर के अंदर है। और याद रखना ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर पूछा जाएगा तो बनारस बताइएगा। वाराणसी बता दीजिएगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बताइएगा। 64 योगिनी मंदिर अगर पूछा जाए तो वाराणसी तब भी बताना। विश्वनाथ मंदिर भी बनारस में है और 64 योगिनी मंदिर भी कहाँ? वाराणसी बनारस के अंदर है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही सवाल आपको जो है आपके पेपर में आने वाले हैं, तो ध्यान रहे एक एक सवाल को हमें रट के चलना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि हाजी सैयद सालार मसूद शाह गाजी का मजार, तो क्या बताना? बहराइच बता दीजिएगा। बहराइच के अंदर है। हाजी वारिस अली शाह का जो मजार है वो बाराबंकी बताना है। एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है आगरा बता देना। क्या बताना है? आगरा बता देना है। अकबर का मकबरा अगर पूछा जाए तो आगरा बताइएगा। आगरा माने सिकंदरा की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं भाई? तो सिकंदरा की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बात कर रहे हैं। चलिए, तो बेगम बहू का मकबरा अगर पूछा जाए तो अयोध्या बताइएगा। बेगम बहू का मकबरा अयोध्या बता दीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि मुगल शहजादा खुसरो का मकबरा कहाँ है, तो ये भी कहाँ बताना भाई? प्रयागराज बता देना है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा भाई? तो प्रयागराज इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब बताइए लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर पूछा जाए कि मकबरा कहाँ, तो गाजीपुर बता देना है। कहाँ बताना भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस का अगर मकबरा पूछा जाए तो गाजीपुर बताना है। दयाल बाग अगर पूछा जाए, दयाल बाग तो राधा स्वामी सत्संग जो है समाधि स्थल दयाल बाग कहाँ? आगरा के अंदर। कहाँ भाई? तो आगरा के अंदर है। तो दयाल बाग अगर पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? आगरा के अंदर है। और अगर सलामत शाह का मजार पूछा जाए तो बाराबंकी। सलामत शाह का मजार कहाँ? बाराबंकी के अंदर है। सलामत शाह का मजार बाराबंकी के अंदर है। राम प्रसाद बिस्मिल का जो स्मारक अगर पूछा शाहजहांपुर में है। राम प्रसाद बिस्मिल का स्मारक कहाँ पे? शाहजहांपुर में है। रोशन सिंह स्मारक पूछा जाए तब भी शाहजहांपुर बताना है। रोशन सिंह स्मारक भी शाहजहांपुर बताइएगा। ककोरी शहीद स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ककोरी शहीद स्थल भी लखनऊ बता दीजिएगा। ककोरी शहीद स्थल कहाँ? तो लखनऊ बता दीजिएगा। कनक भवन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ बताना है? अयोध्या बताना है। कनक भवन अयोध्या में है। हनुमानगढ़ी अगर पूछा जाए तब भी अयोध्या बता देना है। महापरिनिर्वाण अस्थ मंदिर पूछा जाए तो कुशीनगर बताइएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर के अंदर है महापरिनिर्वाण मंदिर, कुशीनगर। बांके बिहारी मंदिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ? तो बांके बिहारी मंदिर बताना है जो है ये मथुरा के अंदर स्थित है। गोविंद देव मंदिर और रंगनाथ मंदिर जो है अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका उत्तर आपको मथुरा बता देना है। तो याद रखना है, बांके बिहारी मंदिर भी जो है कहाँ स्थित है? तो मथुरा में है। बांके बिहारी मंदिर भी मथुरा में है। और गोविंद देव मंदिर भी कहाँ? मथुरा के अंदर है। गोला गोकर्णनाथ का मंदिर पूछा जाएगा तो बताइएगा लखीमपुर खीरी में। हाँ, गोला गोकर्णनाथ का मंदिर पूछा जाएगा कहाँ बताना है?
तो लखीमपुर खीरी इसका उत्तर बता देना, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर पूछा जाएगा, श्रृंगी ऋषि का मंदिर अगर पूछा जाए तो ये बताना फर्रुखाबाद में। कहाँ स्थित है? तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है फर्रुखाबाद के अंदर स्थित है। भीतर गांव का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए तो ये बताना है कानपुर देहात में। हाँ, भीतर गांव पूछा जाएगा तो कानपुर देहात इसका उत्तर हो जाएगा। और श्री राधा कृष्ण मंदिर या जैन ग्लास मंदिर कानपुर में है। तो श्री राधा कृष्ण मंदिर और जैन ग्लास मंदिर कहाँ स्थित है? तो कानपुर के अंदर है। और अगर जेके मंदिर पूछा जाए तो कहाँ बताना भाई? कानपुर बता दीजिएगा, जेके मंदिर कानपुर में है। इसके अलावा जो इस्कान मंदिर अगर पूछा जाए कि इस्कान मंदिर कहाँ स्थित है, तो इस्कान मंदिर आपको बता के चलना है कि ये जो इस्कान मंदिर ये कानपुर है, नोएडा और वृंदावन, ये कानपुर में भी है, नोएडा में भी है और वृंदावन के अंदर भी है। तो इसको याद रखना है, इस्कान मंदिर जो कानपुर, नोएडा और वृंदावन बता के चलना है। जायसी स्मारक अगर पूछा जाएगा तो जायस रायबरेली में है, रायबरेली जायस में। तुलसी स्मारक अगर पूछा जाए चित्रकूट बताइएगा, हाँ चित्रकूट राजापुर में। शहीद स्मारक अगर पूछा जाए तो बताना है मऊ जो है, और ये मऊ कौन सा वाला? ये महाराजगंज वाला शहीद स्मारक याद रखना है, महाराजगंज। और अगर याद रखना है गोरखपुर भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो शहीद स्मारक जो है महाराजगंज ही है। वैसे गोरखपुर अगर ऑप्शन महाराजगंज नहीं होता तो गोरखपुर लगा दीजिएगा। शहीद छावनी अगर पूछा जाए तो इसको बस्ती बताना। शहीद छावनी स्थल जो है कहाँ है? तो ये बस्ती के अंदर स्थित है। बामनी इमली अगर पूछा जाए या बामन इमली शहीद स्थल जो है फतेहपुर में पड़ता है। बामन इमली अगर पूछा जाए तो कहाँ पड़ता है? ये बामन इमली जो है फतेहपुर के अंदर पड़ता है। भृगु ऋषि अगर पूछ लिया जाए कि भृगु ऋषि का जो है जन्मस्थली क्या है, तो बलिया बताइएगा। भृगु ऋषि का जो है जन्मस्थली क्या हो जाता है? तो भृगु ऋषि का जो जन्मस्थली है वो बलिया बता देना है। इसके बाद हजार जो है ऋषियों की पूछा जाएगा कि तपोभूमि किसे कहा जाता है, तो हजार ऋषियों की जो तपोभूमि वो नैमिषारण्य सीतापुर है। 30,000 तीर्थों की भूमि अगर पूछा जाए तब भी सीतापुर बताइएगा। हाँ, तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि सीतापुर है। 30,000 तीर्थों की भूमि ये भी सीतापुर है। महर्षि दधीची की तपस्थली अगर पूछा जाए तो सीतापुर बताइएगा। और 24 जैन तीर्थकरों की जो है प्रतिमाएं अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो महोबा बता देना है। 24 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं ये भी महोबा के अंदर ही स्थित है। बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा अगर पूछा जाए तो ये कुशीनगर बताना है। बुद्ध के शयन मुद्रा वाली जो प्रतिमा है ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है कुशीनगर के अंदर स्थित है, कुशीनगर। इसके बाद बात किया जाएगा कि 1857 की क्रांति में किसने कहां से नेतृत्व किया है। अगर इस पर बात किया जाए तो लखनऊ से जो है याद रखना बेगम हजरत महल थी। कानपुर से अगर पूछा जाए तो नाना साहब, और इनका याद रखना मुख्य जो है कमांडर तात्या टोपे थे। बरेली से पूछा जाए तो खान बहादुर खान बताना है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, हाँ झांसी से कौन था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और अगर प्रयागराज से पूछा जाए तो लियाकत अली का नाम बताना है। अयोध्या से पूछा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला, हाँ क्या बताना है, मौलवी अहमदुल्ला। तो प्रयागराज से अगर पूछा जाए तो लियाकत अली बताना है। अयोध्या से पूछा जाए तो मौलवी अहमदुल्ला बता दीजिएगा। कालपी से पूछा जाए तात्या टोपे बताइएगा। मथुरा से देवी सिंह, तो याद रखना मथुरा से कौन था, देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर मेरठ से पूछा जाए तो मेरठ से राजा कदम सिंह। बागपत से पूछा जाए तो शाहमल, हाँ बागपत से कौन था, तो 1857 की क्रांति में बागपत से शाहमल। गोरखपुर से अगर पूछा जाए तो गजाधर सिंह का नाम बताना। गजाधर सिंह जो है ये गोरखपुर से थे 1857 की क्रांति में। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर देखें तो यहाँ जो है याद रखना है, अगर पूछा जाए जो है कि रेगुर मिट्टी, हाँ रेगुर जो मिट्टी है इसको, रेगुर मिट्टी को याद रखना, इसको करेल मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, और याद रखना कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को ही रेगुर कहते हैं, करेल कहते हैं, कपास कहते हैं, सब याद रखिएगा। तो रेगुर जो है इसको क्या कहा जाता है, रेगुर को करेल कहा जाता है, कपास कहा जाता है और काली मिट्टी भी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए लाल मृदा, हाँ तो लाल मृदा अगर पूछा जाएगा, लाल मृदा को परवा या पड़वा या मार भी कहा जाता है, और या माड़ या राकड़ भी कहा जाता है। तो याद रखना है, अगर आपसे ये पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती, तो बुंदेलखंड में, और परवा मिट्टी बुंदेलखंड, पड़वा मिट्टी बुंदेलखंड, माड़ मिट्टी भी बुंदेलखंड, राकड़ या भोंटा ये सभी बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। ये महत्वपूर्ण जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो याद रहे, अगर आपने इसको आत्मसात किया तो ऐसे ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती का क्षेत्र अगर पूछा जाए तो बुंदेलखंड बताइएगा। बुंदेलखंड बता दीजिएगा। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड बताना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता? तो जल से होता, याद रखना है। हाँ, किससे होता? तो जल से होता। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन अगर पूछा जाए तो ये जल से होता है। और अगर पूछा जाए प्रदेश में सबसे ज्यादा लवणीय या क्षारीय मिट्टी वाला जो जिला है, ये आपका रायबरेली हो जाएगा। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा लवणीय या क्षारीय मिट्टी वाला जो है अगर जिला पूछा जाए तो रायबरेली बता देना है। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बंजर भूमि वाला जिला अगर पूछा जाए तो झांसी है। तो बंजर भूमि वाला जो जिला वो क्या है? झांसी बता दीजिएगा। बंजर भूमि वाला जिला झांसी हो जाता है। कुशीनगर जनपद की जो मिट्टी है उसको भांट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भांट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो कुशीनगर की मिट्टी को भांट के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रदेश में जो है प्रदेश में जलीय अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र अगर पूछ लिया जो तराई बताइएगा। हाँ, जलीय अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र क्या है? तो ये तराई क्षेत्र बताइएगा। तराई व भाभर क्षेत्र, ये जलीय अपरदन से होने वाला सबसे ज्यादा, यहीं पर जो है सबसे ज्यादा जलीय अपरदन से जो प्रभावित है तराई और भाभर क्षेत्र, याद रखना है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन जो है या अवनालिका अपरदन जल से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो अगर नदी क्षेत्र पूछे चंबल क्षेत्र बताइएगा। तो प्रदेश में सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन अगर पूछा जाए चंबल क्षेत्र बताइएगा। हाँ, नदी क्षेत्र जो है चंबल क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन वाला जो है अगर पूछा जल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो जिला है तो अवनालिका अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला यहाँ आगरा और इटावा और आगरा, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन जल से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जो जिले हैं उनका नाम है इटावा व आगरा। इटावा व आगरा हो जाएगा। अवनालिका अपरदन से जो है बीहड़ का किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण होता है। तो अवनालिका अपरदन के कारण क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं, याद रखिएगा, बीहड़ बनते हैं। फिर पूछा जाएगा राज्य में वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वायु अपरदन से मथुरा और आगरा हो जाएगा। तो वायु अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिले आगरा व मथुरा हो जाते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन, हाँ पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष जो है अगर क्षेत्र पूछा जाए तो गंगा, यमुना, दोआब व रुहेलखंड हो जाएंगे। तो कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र गंगा, यमुना, दोआब व रुहेलखंड हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है कृषि श्रम अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि श्रम उत्पादकता वाला जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर याद रखना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दशहरी आम अगर पूछा जाए तो बताना दशहरी आम कहाँ? मलिहाबाद लखनऊ का है। लेंगड़ा आम अगर पूछा जाए तो ये बनारस का बताइएगा। लेंगड़ा आम कहाँ का भाई? बनारस का हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सफेदा व चौसा तो ये सहारनपुर का है। सफेदा व चौसा आम कहाँ का भाई? सहारनपुर का। दशहरी मलिहाबाद लखनऊ का। लेंगड़ा आम वाराणसी का हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए स्टेम आम अगर पूछा जाए, स्टेम आम अगर पूछा जाए तो मेरठ और सहारनपुर बताना। स्टेम आम का जो है उत्पादन कौन करता है? तो मेरठ और सहारनपुर जो है ये स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर और मेरठ करते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्पादित जो है आम को दूसरे प्रदेशों में जो है बेचा जाता है नवाब ब्रांड के नाम से। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का जो आम है इसको नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है दूसरे जो है जिलों में या दूसरे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में आम निर्यात जोन अगर पूछा जाए तो लखनऊ और सहारनपुर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में आम निर्यात जोन लखनऊ व सहारनपुर इसका उत्तर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश या देश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ, उत्तर प्रदेश व देश और उत्तर प्रदेश दोनों की अगर पूछा जाए कि बताइएगा नियमित जो है दुग्ध संघ जो है की स्थापना तो 1937 में लखनऊ में हुआ है। 1937 लखनऊ के अंदर हुआ है। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना जो है अगर पूछा जाए तो 1976 बता दीजिएगा। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुआ है। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अगर पूछा जाए तो बताइएगा 1962 में जो है इसकी स्थापना हुई है। तो प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अगर पूछा जाए 1962 में जो इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुआ है। 1962 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुग्ध नीति अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो दुग्ध नीति है ये जो है 2018 में आई। उत्तर प्रदेश में दुग्ध नीति
प्रख्यापित कब की गई? 2018 में। उत्तर प्रदेश में दुग्ध समितियां अगर पूछा जाए तो दुग्ध समितियों की संख्या 8619। हाँ, उत्तर प्रदेश में दुग्ध समितियां 8619। ये 22-23 के जो है 22-23 के आंकड़े पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश में दुग्ध समितियां 8619 हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि बताइए गो पालन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग कब बना है? तो ये 1999 में बना है। उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना 1999 में हुआ है। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो यहां पर गोकुल पुरस्कार याद रखिएगा। भैंस या किसी भी नस्ल की गाय के लिए सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन में जो है जो पुरस्कार मिलता है उसका नाम है गोकुल पुरस्कार। और देसी नस्ल की गाय से जो दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उनको मिलता है नंद बाबा पुरस्कार। क्या मिलता है भाई? तो नंद बाबा पुरस्कार, ये भी याद रखना है। अगर पूछा जाए राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 426 ग्राम, ये 22-23 के आंकड़े के अनुसार है। और भारत का अगर पूछा जाए तो भारत में 459 जो है ग्राम दूध प्रतिदिन की बात हो रही। तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध का उपलब्धता कितना है? 426 ग्राम है। और अगर देश की बात करें कि दुग्ध उपलब्धता अगर देश की बात करें तो क्या बताना है? तो आपको बताना है 459 ग्राम हो जाएगा प्रतिदिन। अब हम कृषि योजनाओं पर बात करें, कृषि योजना और कार्यक्रम पर अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून जो है, जमींदारी उन्मूलन कानून जो है 1 जुलाई 1952 से लागू। कब से लागू? 1 जुलाई 1952 से लागू है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1 जुलाई 1952 से लागू है। उत्तर प्रदेश में अगर चकबंदी योजना पूछा जाए तो 1954 बताना है, 1954 बता देना है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा आरोपण जो है अगर पूछा जाए तो ये जिसको सीलिंग कानून के नाम से जाना जाता था ये 1960 में आया। तो उत्तर प्रदेश में जोत सीमा आरोपण 1960 से, और यह अधिनियम 1960 का है और सीलिंग कानून के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी याद रखना है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन अगर पूछा जाए तो 8 मई 2017। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स 8 मई 2017। तो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का जो गठन हुआ है 2017 में 8 मई को हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए कि बताइएगा आलू निर्यात जोन, तो आगरा बता दीजिएगा। आलू निर्यात जोन आगरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का आलू जो है ये ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है और आम जो है नवाब ब्रांड, आलू ताज ब्रांड। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज अगर पूछा जाए कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज है। इसके बाद फिर पूछा जाएगा केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हाँ, इस जो है कहाँ प्रस्तावित है? तो भटहट बाजार गोरखपुर में। तो केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित कहाँ? तो भटहट गोरखपुर, इसका उत्तर देगा भटहट गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में सब्जी निर्यात जोन अगर पूछा जाए तो सब्जी निर्यात जोन के रूप में जो है अभी उभरा हुआ है तो बनारस, वाराणसी, और यहीं पर केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भी है। तो वाराणसी याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में अगर पूछा जाए कुल मेथा ऑयल का उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है अगर पूछा जाए तो कुल मेथा ऑयल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत में लगभग 3/4 भाग मेथा ऑयल का उत्पादन कहाँ? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे ज्यादा मेथा ऑयल का उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश, वो भी भारत का 3/4 मेथा ऑयल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पान की खेती, तो पान की खेती कुल 24 जिले में की जाती है। पान की खेती कितने जिले में? 24 जिले में पान की खेती की जाती है। पान के लिए विशेष अगर प्रसिद्ध जिला पूछा जाए तो ये महोबा हो जाएगा। महोबा याद रखना है, पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला महोबा, और यहीं पर तो पान प्रशिक्षण संस्थान भी है, तो महोबा याद रखना है। इसके बाद अगर पूछा जा, हाँ, बरई मानपुर जो है ये बांदा में पड़ता है और पाली जो है ये ललितपुर में पड़ता है। तो बरई मानपुर जो बांदा वाला और पाली ललितपुर वाला जो है ये पान के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? पान के लिए। तो बरई मानपुर जो बांदा में पड़ता है और पाली जो है ललितपुर में जो पड़ता है, ये दोनों जो है पान के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? पान के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए राज्य के सुरखा अमरूद माने प्रयागराज जो है के द्वारा जीआई टैग दिया गया, तो प्रयागराज में ही होता है। तो राज्य के सुरखा अमरूद को किसने जीआई टैग दिया? तो आपको बताना है कि प्रयागराज में जीआई टैग दिया गया है। दशहरी आम जो है ये कहाँ का? मलिहाबाद का है। दशहरी आम मलिहाबाद का। काला नमक चावल अगर पूछा जाए तो अपना जो है सिद्धार्थनगर याद रखना है, सिद्धार्थनगर हो जाएगा। तो काला नमक चावल सिद्धार्थनगर याद रखना है। और बासमती चावल के लिए क्षेत्र अगर पूछा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो बासमती चावल के लिए जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर रटौल आम पूछा जाए तो बागपत बताना है, बागपत
तो बागपत बता देना, तो रटौल आम बागपत के लिए है। और अगर पूछे दसावरी पान जो है ये महोबा, दसावरी पान, देखिए दशहरी आम होता है और देसावरी पान है, तो रटौल आम बागपत, और याद रखना देसावरी जो पान है ये महोबा का है। तो महोबा जो है आदि के 6 कृषि उत्पाद को प्राप्त है, याद रखना है। पान जो है ये देसावरी पान है और रटौल क्या है, आम। तो आम रटौल बागपत का और देसावरी पान जो है महोबा का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको याद रखना। और इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही 6 कृषि उत्पाद को भी जीआई टैग दिया। अब और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करें तो यहाँ पर बताना कि जो रामगढ़ व चिलुआ ताल, तो रामगढ़ ताल जो है कहाँ पड़ता है भाई, गोरखपुर के अंदर पड़ता है। बखिरा झील संत कबीर नगर बता देना, बखिरा झील कहाँ, संत कबीर नगर बताना है। करैला झील और इतौजा झील, करैला और इतौजा जो झील है ये लखनऊ में, तो याद रखना है रामगढ़ ताल जो गोरखपुर में, बखीरा संत कबीर नगर, करैला और इतौजा झील जो है लखनऊ के अंदर जो है, ये कहाँ मिलेगा, लखनऊ। नवाबगंज पंछी जो है बिहार, या नवाबगंज झील अगर पूछा जाए तो नवाबगंज झील जो है या कुंद्रा सागर ये उन्नाव में है। तो नवाबगंज झील और कुंद्रा जो है समुंदर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, नवाबगंज झील कुंद्रा समुंदर उन्नाव बता देना। बड़ा ताल अगर पूछा जाए गोखुर, बड़ा ताल गोखुर अगर पूछा जाए शाहजहांपुर बताइएगा। तो बड़ा ताल जो है गोखुर के नाम से जिसे जाना जाता है शाहजहांपुर के अंदर मिलेगा आपको। पयाग झील और चितौरा झील अगर पूछा जाए तो पयाग झील और चितौरा झील जो है ये कहाँ मिलेगा भाई, ये तो बहराइच के अंदर मिलेगा। तो याद रखना पयाग झील और चितौरा झील कहाँ मिलेगा, बहराइच के अंदर मिलेगा। पार्वती अरगा ताल गोंडा में है, पार्वती अरगा अगर पूछा तो कहाँ मिलेगा भाई, गोंडा के अंदर। तो पार्वती अरगा जो है गोंडा याद रखना है। पयाग झील और चितौरा बहराइच याद रखना है, पार्वती अरगा गोंडा याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जीरको जलाशय, जीरको जलाशय और सिरसी जो है जलाशय दोनों मिर्जापुर के अंदर, तो कहाँ स्थित है भाई, मिर्जापुर के अंदर है। तो याद रखिएगा, हाँ, तो जीरको जलाशय और सिरसी जलाशय जो है ये कहाँ पड़ता है, मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। तो याद रखिएगा जीरको व सिरसी जलाशय टांडा मिर्जापुर के अंदर पड़ता है। और जो है याद रखिएगा दरी ताल भी ये आपको कहाँ मिलेगा, तो मिर्जापुर के अंदर ही मिलेगा। तो दरी ताल भी कहाँ मिलेगा, मिर्जापुर के अंदर। तो याद रखना जीरको व सिरसी जलाशय टांडा मिर्जापुर और दरी ताल भी कहाँ है, मिर्जापुर के अंदर है। भूगे ताल कहाँ है, तो भूगे ताल और बिसैथा ताल, भूगे ताल और बिसैथा ताल और समसपुर झील ये रायबरेली में है। भूगे ताल भी है, बिसैथा ताल भी है, समसपुर झील भी ये कहाँ, रायबरेली के अंदर है। लीलौर झील बरेली ये भी कहाँ भाई, तो लीलौर झील जो है बरेली के अंदर है। और भूगे ताल, बिसैथा ताल और समसपुर कहाँ, रायबरेली है। तो 2 बातें याद रखना है, लीलौर झील बरेली में और भूगे ताल, बिसैथा ताल और समसपुर झील जो है ये रायबरेली के अंदर है। ठिठौरा झील पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा फतेहपुर में। ठिठौरा झील और मोराय ताल, ठिठौरा झील और मोराय ताल जो है कहाँ है, तो फतेहपुर के अंदर स्थित है। अगर पूछा जाए बेती और अजगरा अगर पूछा जाए तो बेती और अजगरा नैया झील भी प्रतापगढ़ में, बेती अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़, बेती अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ बताना है। सुरहाताल बलिया बता देना है, सुरहाताल बलिया। गौर झील बताना है रामपुर, गौर झील कहाँ स्थित है, रामपुर बता देना है। तो गौर झील रामपुर हो जाएगा। मोती झील पूछा जाए तो कानपुर बताइएगा, तो मोती झील कहाँ, तो कानपुर बता दीजिएगा। तो याद रखना है बेती और अजगरा नैया प्रतापगढ़ में है। सुरहाताल बलिया बताना है, गौर झील बताना है रामपुर, मोती झील बताना है कानपुर शहर और शुक्रताल मुजफ्फरनगर। हाँ, शुक्रताल कहाँ बताना, मुजफ्फरनगर। तो शुक्रताल मुजफ्फरनगर बता के चलना है। इसके बाद राम जो है ताल केवल पूछा जाएगा, राम ताल कहाँ, मेरठ में। और रामगढ़ ताल गोरखपुर में, राम ताल मेरठ में। रामगढ़ ताल गोरखपुर में और राम ताल मेरठ में। कीठम ताल अगर पूछा जाए तो आगरा, कीठम ताल या सूर सरोवर आगरा के अंदर है। शेखा झील पूछा जाए, शेखा झील तो ये जो अलीगढ़ के अंदर, शेखा झील जो राष्ट्रीय पंछी विहार के रूप में भी इसका जो विकास किया जा रहा है, तो शेखा झील जो कहाँ बताना, अलीगढ़ में बता देना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर पूछा जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसको कृत्रिम झील है सोनभद्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सोनभद्र के अंदर पड़ता है। अलवारा झील जो विदेशी पंछियों के लिए जो है आगमन का एक स्थल है, तो कौसाम्बी में है। तो अलवारा झील जो है ये कौसाम्बी में पड़ता है, अलवारा कौसाम्बी के अंदर पड़ता है। अवधी ताल पूछा जाएगा तो बनारस के अंदर है। अवधी ताल जिसको लहर तारा तालाब भी कहते हैं, वाराणसी के अंदर है। अवधी ताल जिसको लहर तारा तालाब भी कहते हैं, वाराणसी के अंदर है। और अगर राजा का बांध पूछा जाए, राजा का बांध लोधी और भोजपुर ताल पूछा जाए, सुल्तानपुर बताइएगा। राजा का बांध सुल्तानपुर,
लोधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर बता देना है। दरबन झील पूछा जाएगा तो अंबेडकर नगर बताना, दरबन झील कहाँ, अंबेडकर नगर बताना है। बलहा पार पूछा जाए कानपुर बताएगा, बलहा पार कहाँ है तो कानपुर के अंदर बलहा पार, तो याद रखना है। क्या याद रखना भाई, औंधी ताल बनारस में, लहर तारा तालाब के नाम से जाना जाए। राजा का बांध अगर पूछा जाए सुल्तानपुर में, दरबन झील पूछा जाए अंबेडकर नगर में, और बलहा पार पूछा जाएगा तो कहाँ स्थित है भाई, कानपुर के अंदर है, बलहा पार कानपुर के अंदर है। चलिए तो लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर पर बात करते हैं। लक्ष्मी ताल जो है और बरुआ सागर, भसनेह जलाशय और गढ़मऊ जो है ये सभी झांसी के अंदर है, तो याद रखना है। लक्ष्मी ताल आपसे पूछा जाएगा, बरुआ सागर, भसनेह और भसनेह जलाशय और गढ़मऊ जो है ये कहाँ पड़ता है तो झांसी के अंदर पड़ता है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी ताल झांसी में है, बरुआ सागर झांसी में है, भसनेह जलाशय भी कहाँ है झांसी में, और गढ़मऊ जो है ये कहाँ झांसी के अंदर पड़ता है। सागर ताल पूछा जाएगा तो आपको कहाँ बताना है, बदायूं बताना। सागर ताल जो है कहाँ बताना है, बदायूं बताना है। तो सागर ताल जो है कहाँ स्थित है, बदायूं के अंदर स्थित है। अच्छा, मदन सागर अगर आपसे पूछा जाएगा, मदन सागर, बेला सागर, कृत्रिम झील महोबा के अंदर, तो मदन सागर, बेला सागर, कृत्रिम झील कहाँ, महोबा के अंदर स्थित है। अच्छा, पनगैली, फुलहर या गोमत ताल अगर पूछा जाए तो ये बताइएगा पीलीभीत, कहाँ बताना भाई, पीलीभीत बता देना है। तो पनगैली, फुलहर या गोमत ताल जो है, जिसे गोमती नदी जहाँ से उद्गम इसका होता है, तो ये पीलीभीत बताइएगा। तो फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत के अंदर, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। आपसे दहर झील पूछा जाएगा तो दहर झील हरदोई में है, भिजमान झील भी हरदोई में है, और सई नदी का उद्गम यहीं से होता है, कहाँ, हरदोई से। तो दहर झील, भिजमान झील जो है हरदोई के अंदर है, कहाँ स्थित है, हरदोई। देवरिया ताल पूछा जाएगा, देखो देवरिया पूछा जाएगा, देवरिया ताल तो देवरिया ना बताइएगा, कन्नौज बताइएगा। देवरिया ताल कन्नौज में है, देवरिया ताल कन्नौज के अंदर है, तो ये भी याद रखना है, देवरिया ताल कहाँ भाई, कन्नौज में है। भीखा और सरसई या नामर झील आपसे पूछा जाए तो इटावा बता दीजिएगा। भीखा कहाँ है, इटावा में, भीखा झील इटावा में, सरसई झील और नावर झील जो है इटावा के अंदर बताना है। सौज झील पूछा जाए तो सौज झील बताना मैनपुरी, सौज झील कहाँ बताना है, मैनपुरी बता देना है। दार्शनिक कुंड जो है मिश्रिख, जिसे चक्र कुंड या नैमिषारण्य के रूप में भी जाना जाता, तो ये सीतापुर के अंदर पड़ता, तो याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा भीखा और सरसई या नावर झील इटावा में है, सौज झील मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड जो है मिश्रिख चक्र कुंड ये सीतापुर के अंदर पड़ता, कहाँ पड़ता भाई, सीतापुर के अंदर पड़ता है। और सीता कुंड कहाँ है, अयोध्या में है। भरत कुंड कहाँ है, अयोध्या धाम में है। तो सीता कुंड या भरत कुंड दोनों अयोध्या धाम के अंदर, कहाँ, अयोध्या धाम के अंदर पड़ता है। चलिए, तो राधा कुंड अगर पूछा जाए, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड अगर ये सब पूछा जाए तो ये गोवर्धन मथुरा के अंदर पड़ता, तो याद रहे। सीता कुंड पूछा जाएगा, भरत कुंड अयोध्या धाम बताना है, सीता कुंड, भरत कुंड अयोध्या धाम बताइएगा। राधा कुंड लेकिन पूछा जाए तो गोवर्धन मथुरा बताइएगा। देखा, सीता कुंड अयोध्या में है और राधा कुंड मथुरा में है। श्याम कुंड भी मथुरा में है। गोविंद अगर पूछा जाए, गोविंद कुंड ये भी मथुरा के अंदर पड़ता, गोवर्धन मथुरा के अंदर पड़ता है। और अगर मानसी गंगा कुंड भी पूछा जाएगा तो ये भी गोवर्धन मथुरा इसका उत्तर हो जाएगा। कोकिला अगर पूछा जाए कि कोकिला कुंड जो है तो ये बताना, कोकिला कुंड जो है ये मथुरा के अंदर पड़ता है। तो कोकिला कुंड अगर पूछ लिया जाए, कोकिला कुंड तो कहाँ बताना भाई, मथुरा के अंदर बता देना, कोकिला कुंड या कृष्ण कुंड। तो कृष्ण कुंड और कोकिला कुंड मथुरा के अंदर पड़ता है। कोकिला कुंड और कृष्ण कुंड कहाँ पड़ता, कोकिला वन मथुरा के अंदर। नौह झील अगर पूछा जाए तो मथुरा बताना, नौह झील कहाँ, तो मथुरा बता देना है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की बात करें तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता जो हुआ, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर जो समझौता हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो 1971 ईरान में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1971 ईरान में हुआ था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर जो समझौता हुआ तो 1971 ईरान में हुआ था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल जो है रामसर स्थलों की संख्या अगर बताए 2 फरवरी 2024 तक, तो कुल रामसर स्थलों की संख्या 2 फरवरी 2024 तक 10 है। आगे मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा तो अगले वीडियो में। उत्तर प्रदेश का पहला जो है रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो ऊपरी गंगा नदी बताना है। ये जो है ब्रिज घाट से नरौरा तक 2005 में इसका निर्माण हुआ, तो याद रखना है 2005 में इसको मान्यता दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल अगर पूछा जाए ऊपरी गंगा नदी, हाँ ये ब्रिज घाट से नरौरा तक है, 2005 में इसको मान्यता दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल जो पूछा जाएगा तो बकीरा है। क्या हो जाएगा, बकीरा।
तो बखीरा जो है ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर में पड़ता है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल अगर पूछा जाए तो बखीरा बताइएगा। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पड़ता? संत कबीर नगर में पड़ता। 2022 में इसको मान्यता दिया। अच्छा, कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है हम पॉइंट पर बात करेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके प्रश्न के लिए, आपके पेपर के लिए है। सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र पूछा जाएगा। तो चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र है ये आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले का जो अगर पूछा जाए तो लॉर्ड मैकाले जो है 1835 में, लॉर्ड मैकाले का जो शिक्षा नीति है वो 1835 वाला है। कोठारी आयोग अगर पूछा जाए तो बताना 1964 से 66 के बीच में ये कोठारी आयोग का गठन किया गया था। तो कोठारी आयोग याद रखना है। हंटर कमीशन पूछा जाए तो हंटर आयोग अगर पूछा जाए तो बताना जो है ये 1882 में। ये प्राथमिक शिक्षा या भारतीय शिक्षा नीति से संबंधित है। इसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। एनसीईआरटी अगर पूछा जाए 1961 बता दीजिएगा। एससीईआरटी अगर पूछा जाए तो एससीईआरटी ये 1981 का है। तो एनसीईआरटी 1961 का है, एससीईआरटी 1981 का है। बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये 1972 में हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर बात किया जाए तो ये 1986 का है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पूछा जाए, नई शिक्षा नीति 2020 हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछा जाएगा तो 1986 है और बेसिक शिक्षा परिषद 1972 इसका उत्तर हो जाएगा। जिला शिक्षा प्राथमिक संघ अगर आपसे पूछा जाए तो जिला शिक्षा प्राथमिक संघ जो है ये 1986-87 में। तो याद रखिएगा जिला शिक्षा प्राथमिक संघ की स्थापना 1986-87 में हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर आपसे पूछा जाए तो 1987-88 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में शुरू किया गया था। मिड डे मील अगर पूछा जाए तो 1995, हाँ, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रहे पका पकाया भोजन जो है बच्चों को 2004 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2004 से दिया जा रहा है। जो भोजन बच्चों को मिल रहा है वो 2004 से मिल रहा है। लेकिन मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। स्कूल चलो अभियान अगर पूछा जाए तो 1995-96, स्कूल चलो अभियान 1995-96 में इसकी शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान अगर पूछा जाए 2000 से 2001 के बीच में। तो उत्तर प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान अगर पूछा जाए 2000-2001 के बीच में। और स्कूल चलो अभियान 1995-96 इसका उत्तर हो जाएगा। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूछा जाए तो 2009 बताइएगा। राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं 2009। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पूछा जाएगा तो 2009 इसका उत्तर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अगर पूछा जाए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 2004 में। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो शुरू हुआ था 2004 में, इसकी जो है इस योजना को शुरू किया गया था। प्रत्येक जो है ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना किया गया 2004 में ही। और जो ऐसी जो है बालिकाएं जो कभी विद्यालय न गई हैं तो उनके जो है एडमिशन का पूरा रहना, खाना और कपड़ा सारी व्यवस्थाएं इसमें जो है सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये भी याद रखना है। अब जो है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ये कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और रूपरेखा अगर पूछा जाए तो NCF ये जो है 2005 में बना है। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा अगर पूछा जाए तो 2005 में इसकी स्थापना हुई। शिक्षा का अधिकार अगर पूछा जाए तो शिक्षा का अधिकार याद रखना है ये जो है 2009, हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और लागू हुआ 2010 से। तो याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। RTA राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये 1985 में इसकी स्थापना हुई और दिल्ली के अंदर, कहाँ? दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जिसको इग्नू के नाम से जाना जाता है ये जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई। राज्य शिक्षा संस्थान अगर पूछा जाए तो 1964 इलाहाबाद में। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर हुआ। सर्वपल्ली आयोग की स्थापना अगर पूछा जाए तो याद रखना है सर्वपल्ली आयोग 1948 इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वपल्ली आयोग 1948। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे जो है इस पर कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। अगले एपिसोड में मैं पुनः उपस्थित रहूंगा और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो है, चूंकि हम ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले एपिसोड में फिर उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।